अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक फिलोसोफर, पेंटर, आर्टिस्ट, राइटर, एक म्यूजिक कंपोजर और एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता की एक बहुत ही रईस और इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुआ। इनका परिवार जाना जाता था अपनी वेल्थ, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स के लिए। इनका परिवार बहुत जुड़ा हुआ था कला और संगीत से। इनके दादाजी द्वारका नाथ टैगोर, जो कि एक बहुत बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अंग्रेजी राज में जिनका बिजनेस था एक्सपोर्ट का, ट्रेड का, कोल माइनिंग का, बैंकिंग का और भी कई बिजनेस। और साथ ही वो स्पिरिचुअलिटी में यानी आध्यात्मिकता में मानने वाले थे, ब्रह्म समाज को मानने वाले थे। उनके बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर, जो अपने पिता की तरह बिजनेस तो संभालते, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल साइड ज्यादा स्ट्रांग थी, यानी स्पिरिचुअलिटी में उनका ज्यादा ध्यान था। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। रविंद्रनाथ टैगोर की माँ का नाम था शारदा देवी और उनके कुल 14 बच्चे थे, जिनमें 12 लड़के और 2 लड़कियां थी, और रविंदर इन 14 बच्चों में सबसे छोटे थे। जब रविंदर 3 साल के हुए तो उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू कराई गई। उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही होम ट्यूटर आते थे, जिनका नाम था मधव पंडित। मधव पंडित उन्हें अल्फाबेट सिखाते और रविंदर की मेमोरी बहुत शार्प थी, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेलिंग्स बहुत जल्दी याद कर लिए और बहुत जल्दी उन्होंने सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिया। उस टाइम रविंदर स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन उनसे बड़े भाई स्कूल जाते थे और उन्हें देख वो बहुत रोते, स्कूल जाने की जिद करते। तो एक दिन मधव पंडित को गुस्सा आ गया। उन्होंने उन्हें एक थप्पड़ लगाया और कहा कि आज तो तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम स्कूल ना जाने के लिए रोगे। और बाद में जब रविंदर बड़े हुए तो अपने एक लेक्चर में कंफर्म करते हैं कि उनके इस होम ट्यूटर की बात बिल्कुल सही थी। उन्हें स्कूल जाना सच में अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से उन्होंने कई स्कूल बदले भी। उनके एक और होम ट्यूटर ब्रजेश्वर नाथ, जो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते। पहला स्कूल जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने एडमिशन लिया वो था कलकत्ता ओरिएंटल सेमिनरी। उस स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि वैसे तो उन्हें कुछ याद नहीं कि उन्होंने वहां पर क्या पढ़ा या क्या सीखा, लेकिन उन्हें ये याद है कि जब कोई बच्चा अपना होमवर्क नहीं करके आता था या टीचर के किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता था, तो उसे बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था और उसके हाथों में स्लेटों का ढेर पकड़ा दिया जाता था, जो उनके लिए एक बहुत ही ट्रॉमेटिक और रिस्ट्रिक्टिव एक्सपीरियंस था। रविंदर ज्यादातर एब्सेंट रहते वहां पर भी, और फिर से उनका स्कूल बदला गया, दूसरा स्कूल जिसका नाम था नॉर्मल स्कूल, जो कि यूरोपियन स्टाइल में ढला हुआ था। अपनी ऑटोबायोग्राफी जीवन समृद्धि में इस स्कूल के बारे में लिखते हैं कि वहां वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहां उनकी एक क्लास टीचर तो ऐसी थी जो कि उनके सवालों का जवाब भी नहीं देती थी, और बावजूद इसके उन्होंने अपने एग्जाम्स में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। और इस पर भी उनकी क्लास टीचर को लगा कि शायद किसी तरह का भेदभाव हुआ है और उनका एग्जाम फिर से करवाया गया। फिर से उन्होंने उस एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लिए। कुछ बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, जो उन्हें तंग करते। अपने स्कूल के एक्सपीरियंस का जिक्र वो अपनी शॉर्ट स्टोरी गिन्नी में करते हैं। लेकिन वहां एक अच्छी बात ये हुई कि वहां के एक टीचर सत्कारी दत्ता, जो जानते थे, वाकिफ थे इस बात से कि रविंदर बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें 2 लाइंस लिख कर दी और कहा कि अगली 2 लाइंस तुम पूरी करो, और उन्होंने रविंदर ने बहुत अच्छे से ये काम किया भी। बाद में पेरेंट्स को लगा कि बच्चों की इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने उन्हें एक दूसरे स्कूल में डाला, बंगाल अकेडमी में। बाद में वहां से भी हटाकर उन्हें सेंट जेवियर में डाला गया। वहां भी रविंदर इरेगुलर रहते, एब्सेंट रहते, और वहां से फाइनली उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। इस स्कूल की अदला बदली के दौरान भी उन्हें पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कई सारे होम ट्यूटर्स उनके घर पर आते। रेसलिंग और जिम्नास्टिक सिखाने के लिए जो रेसलर उनके घर पर आते थे, वो जात से एक मोची थे और रविंदर ठहरे ब्राह्मण। तो उन्हें पता नहीं था कि अब वो इनसे किस तरह से डील करें। तो वो जाते हैं अपने पिता के पास, देवेंद्र नाथ टैगोर के पास, और पूछते हैं कि अब वो इन्हें किस तरह से डील करें। तो देवेंद्र नाथ उन्हें बताते हैं कि तुम बिल्कुल वैसे ही डील करोगे जिस तरह से एक शिष्य अपने गुरु से ट्रीट करता है। उनके पाँव की मिट्टी उठाओगे और उन्हें प्रणाम करोगे। रविंदर ने वैसा ही किया। उनके एक बड़े भाई हेमेंद्र नाथ टैगोर, जो कि साइंस में बहुत अच्छे थे, वो उन्हें साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथ सिखाते और बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने सुबह से लेकर रात तक का उनका टाइम टेबल सेट किया हुआ था। उनके एक और बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, जिन्होंने उनका इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ किया, उन्हें राग से इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें म्यूजिक कंपोज करना सिखाया। इसके अलावा विष्णु चक्रवर्ती, जो एक होम ट्यूटर थे उनके घर पर, उन्हें म्यूजिक सिखाने आते थे, जो कि ब्रह्म समाज के एक सिंगर थे।
एक और म्यूजिक ट्यूटर जादूनाथ भट्टाचार्य जो अपने उस समय के बहुत अच्छे, बहुत नोन म्यूजिक कंपोज़र थे। वो भी आते उन्हें म्यूजिक सिखाने के लिए, लेकिन रविंदर का अपना ही एक अंदाज़ था। वो संगीत ज़्यादातर अपने घर में काम करने वालों से और गलियों में गाना गाने वालों को ऑब्ज़र्व करके ही सीखते थे। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ टैगोर जो बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे कवि थे। एक बार जब वो बैठकर अपना लिखा हुआ काव्य स्वर्ण परायण पढ़ रहे थे, सुना रहे थे और वहाँ पर बच्चों का जाना-माना था। उस टाइम रविंदर सिर्फ 6 साल के थे, तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर ही उनका इस काव्य को सुना और बहुत प्रभावित हुए और बल्कि उसे अच्छे से याद भी कर लिया, जिससे कि उनके अंदर की जो जिज्ञासा थी कविता लिखने की वो भी बढ़ी। द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें फिलॉसफी से, पोएट्री से, संस्कृत से इंट्रोड्यूस करवाया। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर उन्हें गोल्डन टेम्पल ले गए, वहाँ बैठकर वो गुरबानी सुनते। हिमालय ले गए, वहाँ पर उन्होंने उपनिषद पढ़े और ब्रह्म समाज की फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस करवाया, ह्यूमैनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। अपने पिता को घंटों मेडिटेशन करते देख वो बहुत प्रभावित होते। जब वो 17 साल के हुए तो उनके पिता की बहुत इच्छा थी कि वो बैरिस्टर बने, तो उन्हें लॉ पढ़ाने के लिए लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन भेजा गया। लेकिन लॉ कहाँ उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें तो अच्छा लगता था, उन्हें तो इंटरेस्ट था लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक और आर्ट में। वहाँ पर उन्होंने कई सारे ओपेरा, थिएटर्स और क्लासिकल कॉन्सर्ट्स अटेंड किए। वहाँ उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, इरिश और स्कॉटिश म्यूजिक से इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन लंदन में उनका दिल नहीं लगता था। वो कहते हैं कि लंदन के जो लोग हैं वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक थे। वो अपने बंगाली कल्चर को, अपनी फैमिली को बहुत मिस करते थे वहाँ पर। लंदन को वो डिस्क्राइब करते हैं प्लेस ऑफ पीपल विदाउट सोल्स और वहाँ भी उन्होंने अपना लॉ का जो सब्जेक्ट था वो पूरा नहीं किया, डिग्री पूरी नहीं की और वहाँ से भी वापस आ गए। लिटरेचर की बात करें तो 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली पोएम लिखी। 16 साल के हुए तो उन्होंने पहली शॉर्ट स्टोरी लिखी जो पब्लिश हुई जिसका नाम था भिखारिनी, द बेगर वुमन। इसके अलावा उन्होंने काबुली वाला जो कि पिता का अपनी बेटी के प्रति प्यार दर्शाता है, द पोस्ट मास्टर जिसमें लोनलीनेस और अटैचमेंट की बात की गई, द वाइफ्स लेटर जिसमें फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंस की बात की गई, पनिशमेंट जिसमें कि सेक्रीफाइस और इनजस्टिस की बात की गई, यानी कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में सोशल, मॉरल और इमोशनल इश्यूज सभी को कंसीडर किया। इसके बाद उन्होंने कई नॉवेल्स भी लिखी जिसमें से एक है चोखर बाली जिसमें कि विडोहुड को, फीमेल डिजायर्स को एड्रेस किया गया, जिस पर एक फिल्म भी बनी 2003 में जिसमें लीड रोल में ऐश्वर्या राय हैं। उनके द्वारा लिखी एक दूसरी नॉवल द ब्रोकन नेस्ट जिसमें कि इमोशनल नेग्लेक्ट को और सोशल प्रेशर्स को एड्रेस किया गया। इस पर भी एक फिल्म बनी चारुलता जिसमें कि बताया गया कि किस तरह से एक पत्नी जो अपने पति से वो प्यार, वो अपनापन महसूस नहीं कर पाती और सोशल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज किस तरह से उनकी कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। इसके अलावा गोरा, नौकाडूबी उनकी कुछ फेमस नॉवेल्स हैं। 1883 में जब वो 22 साल के हुए तो उनकी शादी कराई गई और उनकी पत्नी उस टाइम 10 साल की थी और जिनका नाम था भाभा तारिणी। भाभा तारिणी उनका असली नाम था लेकिन उनके घर का कस्टम था कि शादी के बाद लड़की का नाम बदल दिया जाता है और नाम बदल के उनका रखा गया मृणालिनी देवी। अब जाहिर सी बात है कि वो 10 साल की थी तो वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन रविंदर उन्हें पर्सनली पढ़ाते, उन्हें पर्सनली ट्यूशन देते थे और बहुत ही रिस्पेक्टफुल और अफेक्शनेट रिलेशन था उनका। उनके 5 बच्चे हुए, 2 लड़के और 3 लड़कियां। शादी के 19 साल बाद 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी की लंबी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई जिससे रविंदर के मन को गहरा दुख पहुंचा। अगले ही साल 1902 में उनकी बेटी रेणुका जिसे वो बहुत प्यार करते थे, जो सिर्फ 13 साल की थी, उनकी भी मौत हो गई। कहते हैं कि उन्हें टीबी थी, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1907 में उनके बेटे शमिंदर नाथ टैगोर उनकी भी कोलेरा के चलते मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। और इन सभी बातों का रविंदर के मन को गहरा दुख पहुंचा और इसका असर उनकी राइटिंग्स पर भी पड़ा। उनकी राइटिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गई। उनकी मृत्यु के प्रति, डेथ के प्रति जो उनके विचार थे उन पर काफी असर हुआ। अपनी पत्नी को याद करते हुए अपनी किताब समृति में लिखते हैं, तुम ही हो कितने दिनों की वियोग की पीड़ा, तुम ही हो कितनी रातों की प्रेम भरी लाज, वही मुस्कान, वही आंसू, वही बातें आज एक मधुर मूर्ति बनकर मेरे सामने आ खड़ी हुई हैं। अपनी किताब गीतांजलि में लिखते हैं कि मृत्यु जन्म की तरह ही जीवन से संबंधित है। चलने के लिए जब हम एक पैर ऊपर उठाते हैं, बाद में उसी पैर को हमें नीचे भी रखना पड़ता है।
तो इस तरह से उन्होंने अपने दुःख को एक स्पिरिचुअल फॉर्म दे दी थी। गीतांजलि उन्होंने 1910 में बंगाली में लिखी थी, जिसमें कि 157 पॉइंट्स लिखे थे। बाद में जब उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला और वो पहले इंडियन बने जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। और अपनी इसी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के कारण उन्हें गुरुदेव बुलाया जाने लगा। 1915 में अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड के टाइटल से सम्मानित किया, जो उस समय बहुत कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाता था। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपने इस नाइटहुड के टाइटल को त्याग दिया। एज अ म्यूजिक कंपोजर बात करें तो उनकी आवाज बहुत मीठी थी। उन्होंने तकरीबन 2000 गाने कंपोज किए। 1911 में अपने देश भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने जनगण मन लिखा। बाद में 1950 में जनगण मन को भारत का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया। उनके द्वारा लिखा 1905 में गाना अमार सोनार बांग्ला, जो कि उन्होंने तब लिखा था जब अंग्रेज बंगाल की पार्टीशन करना चाहते थे, तो बंगालीज की एकता और यूनिटी को दर्शाने के लिए उन्होंने ये गाना लिखा। बाद में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो 1971 में अमार सोनार बांग्ला को उन्होंने अपने देश का नेशनल एंथम डिक्लेयर किया। इसके साथ कई सारे बॉलीवुड गाने जो कि उनके म्यूजिक से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि अभिमान फिल्म का तेरे मेरे मिलन किए रहना, परिणीता फिल्म का पीयू बोले और छूकर मेरे मन को। उनके गानों में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो था ही, लेकिन साथ ही इरिश म्यूजिक का भी टच रहा। आर्टिस्ट बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 2500 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई, और यहाँ पर ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि वो लाल और हरे रंग से कलर ब्लाइंड थे और इसीलिए अपनी ज्यादातर जो पेंटिंग्स थी उन्हें ब्राउन कलर देते थे। उन्होंने पेंटिंग्स अपनी 60s में यानी 60 की उम्र में बनाना स्टार्ट किया, और अपनी पेंटिंग्स को वो कोई टाइटल, कोई नाम नहीं देते थे। वो चाहते थे कि देखने वाला अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट करे, अपने हिसाब से उसे समझे। कुछ आर्टिस्ट की सलाह पर 1930 में पेरिस में उन्होंने अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई। उन्होंने अपने टाइम में 30 से ज्यादा कंट्रीज को ट्रैवल किया था। एज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट बात करें तो अपने स्कूल के उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से 1901 में उन्होंने एक गांव में अबोर्ड ऑफ पीस स्टार्ट किया, जहां पर कि बच्चों को खुले एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता था। उनकी क्यूरोसिटी, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी साइकोलॉजी को समझा जाता था, उसे डेवलप किया जाता था। देश में आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए जिस जज्बे और हिम्मत की जरूरत थी, उनका लिटरेचर, उनकी कविताएं, उनके गाने वही जज्बा और हिम्मत फूंकती थी। एकला चलो रे उनके द्वारा लिखा एक गाना, जिसका मतलब ये है कि अच्छाई और सच्चाई की राह पर अगर अगर आप अकेले भी चल रहे हैं तो आप चलते रहिए। उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से। हालांकि उनकी और महात्मा गांधी की सोच में काफी अंतर था। महात्मा गांधी देश में नेशनलिज्म के बारे में बात करते, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते थे। 1930 में जब उन्होंने बर्लिन विजिट किया तो उस टाइम वो उनकी मुलाकात एल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई। उन्होंने बैठकर कई सारी स्पिरिचुअलिटी, साइंस और फिलॉसफी, म्यूजिक के बारे में बात की। अपने आखिरी सालों में उनकी सेहत जब बिगड़ने लगी तब भी वो लिखते रहे। उन्होंने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा, और फाइनली 1941 में जब वो 80 साल के हुए तो अंत उनकी डेथ हुई, पीसफुली डेथ हुई। उनकी क्रीमेशन पे भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आए। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की एक छोटी सी झलक। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. If it is, kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.